तो भैया क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, यूरोप में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल है। एक अशांत वातावरण जिसको हम कहते हैं, वो है। और कुछ ऐसा हुआ है, कुछ सत्ता पाने के लिए कुछ ऐसी ताकतों का उभार हुआ है, जिसको हम ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस्लाम विरोधी हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी बात जारी रखूं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी मित्र मंडली में या जो जो आपके परिचित हैं या जिस ग्रुप्स में आप हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप ट्विटर पर हैं, यानी एक्स पर, इसको शेयर करना ना भूलें। अब मैं बात करता हूं। दो खबरें आई। एक खबर नीदरलैंड से आई। नीदरलैंड एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल। हर आदमी अपना अपना काम करता है। कोई दिखावा नहीं है इस देश में, कोई शोशेबाजी नहीं है इस देश में। नीट एंड क्लीन। कोई बहुत जागरूक लोग हैं पर्यावरण के प्रति। आपको बता दूं कि नीदरलैंड माफ कीजिए, नीदरलैंड दुनिया का वो अकेला कंट्री है जहां सबसे ज्यादा साइकिलें चलती हैं। वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत जागरूक है। उनके वहां बड़े से बड़े लोग, यानी वहां का प्रधानमंत्री तक अपने ऑफिस साइकिल से आता था। अब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जागरूक लोग हैं वो और देश के बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन इस बीच नीदरलैंड से एक खबर आई कि वहां एक ऐसे शख्स का राजनीति में उभार हुआ है जो अल्ट्रा अल्ट्रा राइट माना जाता है, मतलब एक्सट्रीम राइट, जिसको हम कहते हैं ना, कुछ ताकतों को हम कहते हैं फासिस्ट, जैसे जिसमें मुसोलिनी और हिटलर भी हुआ करते थे। मुसोलिनी और हिटलर को हम कहते थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। तो चलिए, राइट विंग होना कोई बुरी बात नहीं है, वैचारिक अपनी विचारधारा है, और लेफ्टिस्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है, अपना विचार है। कुछ लोग आपस में मतभेद रखते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम राइट विंग या अल्ट्रा लेफ्ट, ये दोनों चीजें ठीक नहीं है समाज के लिए, किसी भी देश के लिए। तो ग्रीट वाइल्डर्स हैं वहां की पीवीवी पार्टी के, फ्रीडम पार्टी है, और उसने जबरदस्त कामयाबी इन चुनाव में हासिल की है नीदरलैंड में। और इनकी तारीफ ये है, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये वो नेता है ग्रीट वाइल्डर्स जो अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन्होंने धारा 370 जब भारत ने रिवोक की थी, उसका समर्थन किया था। कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया, तो इन्होंने भारत का साथ दिया, इन्होंने समर्थन किया, नो डाउट। इन्होंने हमारे यहाँ नूपुर शर्मा को लेकर जब विवाद हुआ था, उस चैनल पर, एक चैनल में जब डिबेट चल रही थी, उसमें एक नेता थे तस्लीम अहमद रहमानी, वो भी थे और नूपुर शर्मा भी थी। हालांकि गलती तस्लीम रहमानी की है, लेकिन वो तो विक्टिम कार्ड खेल गए, मुसलमान थे इसलिए उनको तो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। ये विक्टिम कार्ड खेल गए और नूपुर शर्मा को जबरदस्ती फंसा दिया गया, और उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है। और उनको काफी दिन तक मतलब ये है कि राजनीति से अलग रही वो, और काफी सक्रिय नहीं रही, दिखाई नहीं दी। अब जाकर वो देख रही हैं। तो नूपुर शर्मा को लेकर जो डिबेट, जो विवाद हुआ, जिस पर कतर ने भी बड़ी आंखें दिखाई भारत को, कुछ और देशों ने भी इस पर बात की। तो उस संदर्भ में नूपुर शर्मा के साथ भी ये खड़े दिखाई दिए ग्रेट वाइल्डर्स, नूपुर शर्मा के साथ खड़े दिखाई दिए। और उन्होंने, क्योंकि ये इस्लाम विरोधी माने जाते हैं, इस्लाम विरोधी ये खुलकर कहते हैं। और तीसरी बात ये है, इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा आतंकवादी देश कहा है, ग्रेट वाइल्डर्स ने पाकिस्तान को ये खुलकर आतंकवादी देश कहते हैं।
तो इनका जो राजनीति में उभार हुआ है और अब वो चाहते हैं सरकार बनाना। अब वहां की जो पार्लियामेंट में है करीब 150 सीटें हैं, इनको 76 सीटें कुल इस तरह से चाहिए सरकार बनाने के लिए। मैं कहीं पढ़ रहा था 76 सांसदों का इनको समर्थन चाहिए। तो क्या ये सरकार बना पाएंगे? और देखिए ये बात भी अब होने लगी है कि किस तरह से सत्ता में ये राइट विंग जो एक्सट्रीम राइट विंग है वो आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं ये भी चर्चा का विषय है। देखिए इस वक्त दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक माहौल तो है और जो खासकर जो जो ये जो माइग्रेंट्स हैं, लीगल माइग्रेंट्स, इनको लेकर खासकर यूरोप में जिस तरह से इनको शरण दी गई, जिस तरह से एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी, उन्होंने रास्ता खोला इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग यमन, लेबनान और इस तरह से अल्जीरिया या ट्यूनीशिया ऐसे देशों से आए, यमन जैसे देशों से आए जहां न कोई तरक्की है, एक जहालत है। तो वहां से आए और उन्होंने कहा कि हम तो पीड़ित हैं अपने देश में, हम अपनी इस्लाम में जो हमारी प्रैक्टिस है वो नहीं कर पा रहे और हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और बहुत सारी इन्होंने इस तरह की बातें कही। तो यूरोप ने इनके लिए दरवाजे खोल दिए। अब जब यूरोप ने इनके लिए दरवाजे खोले तो इसका अंजाम यूरोप को भुगतना पड़ा, क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो एक जगह आते हैं फिर पांव फैलाते जाते हैं और उसके बाद ही वहां की सरकारों को चुनौती भी देते हैं, वहां के नियम कानूनों को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जिस तरह की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इस्लाम में, या जो हमारा जो मजहब है उस हिसाब से आप भी चलिए। मतलब आप एक मुल्क है जहां पहले शरण लेते हैं, पनाह लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेलकर, अपने को पीड़ित बताकर, और फिर जहां आप रहते हैं उस देश के सिस्टम को खुलेआम चुनौती देते हैं। प्रॉब्लम यहीं से पैदा होती है। तो ये सारा जो माजरा है अब तक, अभी आपने फ्रांस में देखा होगा, जर्मनी में भी ये सब चल रहा है। जर्मनी में तो हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर, एक दफ्तर भी खोल लिया है, हेडक्वार्टर नहीं दफ्तर खोल लिया है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। जर्मनी भी परेशान है, फ्रांस भी परेशान है। फ्रांस में जो अब मैं आगे जाता हूं, तो जो ये जो पार्टी सत्ता में आ सकती है, अभी देखिए इनको 3 पार्टियां हैं, उन्होंने तो समर्थन देने से इनको मना कर दिया है। देखिए मैं फिर बात कर रहा था, एक होता है राइट विंग विचारधारा और एक होती है लेफ्ट, जिसको हम लिबरल कहते हैं। और लिबरल विचारधारा भी बहुत खतरनाक होती है। ये जो लिबरल होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। राइट विंग का क्या होता है? राइट विंग तो खुलेआम जो भी है वो करता है, लेकिन जो लिबरल होता है वो छुप के वार करता है, उसका पता नहीं चलता, और उससे कि अपने देश को भी ये लोग नुकसान पहुंचाए। तो अभी तक यही हो रहा था यूरोप में। और वो इनको ये वहां आते थे, इनको पासपोर्ट मिल जाता था, इनको वहां की सारी सुविधाएं, नागरिकता से लेकर जॉब और सारे इनको उनको कानून कानून का पूरा प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता था, बच्चे पढ़ते थे इनके वहां सब। लेकिन फिर इन्होंने जब चुनौती देना शुरू किया तो दिक्कत यहाँ शुरू हो गई। अब ये जो ग्रीट वाइल्डर्स आए हैं, ये कहते हैं, इनके बड़े बड़े प्लान हैं। इन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी, जो इन्होंने अपनी तकरीरें की थी चुनाव से पहले, इसमें भी बड़ी एंटी इस्लाम तकरीर इन्होंने की। इस्लाम के बारे में बहुत कुछ कहा इन्होंने, इस्लाम के खिलाफ। और जैसे इनको ट्रम्प भी कहा जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ट्रम्प ने भी अभी हालिया बयान जो उन्होंने दिया था, याद होगा आपको, उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आया तो मुसलमानों को अमेरिका से निकाल दूंगा। ठीक है, तो यही ये नीदरलैंड के ट्रम्प कहे जाते हैं, यूरोप का ट्रम्प इनको कहा जाता है, ग्रीट वाइल्डर्स। तो अब ये सरकार बना पाते हैं या नहीं, या इनके सरकार बनने से क्या होगा? क्योंकि देखिए विषय लंबा है, इसको थोड़े शब्दों में समेटना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए जब ये एक्सट्रीम राइट है, तो एक्सट्रीम राइट क्या होता है? वो फासिस्ट ताकतों में गिना जाता है। चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो, वो भी फासिस्ट ताकतों में गिना जाता है। तो ऐसे लोगों का सत्ता में आना थोड़ा सा ये खतरे का संकेत होता है, अगर ये आते हैं तो। क्योंकि फिर पूरा सिस्टम वही उखाड़ पछाड़ जो पहले से चल रही है, उसकी संभावना बढ़ जाती है उस पूरे रीजन में, यानी यूरोप में। यूरोप की गलती है, यूरोप ने बड़े आइए भाई आइए, आपको मतलब आपको लिया आपने, आप आइए, दरवाजे खोल दिए, सब कर दिया, और फिर वहां जो झगड़े फसाद शुरू हुए उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं लूंगा, मुसलमानों को अपने वहां एंट्री दूंगा, जो इलीगल इमिग्रेंट्स ज्यादातर मुस्लिम कंट्री से आते हैं, लेकिन उनको दूंगा जो थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, जिनकी सोच बड़ी होगी,
जो कंप्यूटर साइंस में माहिर होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, जो बड़े-बड़े ऐसे लोगों को मतलब जो बहुत काम के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको हम अपने आप काम देंगे, लेकिन सबको नहीं। तो ये चीज़ है जो सामने आई है, तो इसका मतलब ये है कि अब यूरोप में ये सोच पैदा हो रही है कि आखिर दुनिया में जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें मुस्लिम हैं ज़्यादातर, ये उन देशों के लिए परेशानी का कारण क्यों बन गए? आपको बताऊँ, इंग्लैंड भी इससे जूझ रहा है, ब्रिटेन में ये प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर है। ब्रिटेन के तो 2-3 जो शहर हैं वो टोटल उसमें पाकिस्तानी मुसलमान भी हैं, उसमें यमन के भी हैं, दुनिया भर के उसमें लोग हैं और वो बसे हुए हैं, कई लाख आबादी है उनकी और वो वोटर हैं, इवन वो वहाँ की पार्लियामेंट में भी हैं। इसी तरह अमेरिका इससे जूझ रहा है, जर्मनी इससे जूझ रहा है। तो ये एक अवेयरनेस कह सकते हैं या एक सोच पैदा हो गई कि भाई सारी प्रॉब्लम क्यों यहाँ से क्यों पैदा हो रही है। एक चीज ये है। अब दूसरा मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में जो एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छा देश है, वहां भी यही हुआ। वहां भी जो समस्या पैदा हुई, मैंने ग्रीट वाइल्डर्स का जिक्र किया, वहां जो समस्या पैदा हुई वो एक अल्जीरियन नागरिक था। पहले तो आयरलैंड की जो सरकार है लिबरल, उसने उसकी पहचान छिपाई, उसको सार्वजनिक नहीं किया बहुत समय तक, लेकिन बाद में पता चला कि वो अल्जीरियाई अब नागरिक है जो वहां रह रहा था और उसने स्कूल में हमला किया, 3 लोगों को पर चाकू से अटैक किया और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसके बाद जो वहां दंगे और फसाद हुए, वहां की जो राइट विंग पार्टियों ने इसको इश्यू बनाया और उसके बाद जो दंगे फसाद हुए उससे वहां पूरा शहर जल उठा। इतना बड़ा दंगा, इतने बड़े पैमाने पर। आप उस दंगे का अगर मयार देखें, उसकी इंटेंसिटी देखें, तो वो दंगा बड़े-बड़े दंगों को पीछे छोड़ देता है। आयरलैंड में जिस तरह से दुकानों को जलाया जा रहा है, होटलों को जलाया जा रहा है, स्कूलों को जलाया जा रहा है, पुलिस और मिलिट्री को बुलाना पड़ा। पुलिस तो थी, मिलिट्री और बड़े-बड़े बड़े पैमाने पर वहां पर अब एक अफरा-तफरी का माहौल है। वो शुरू कहाँ से हुआ? इसी अप्रवासी नागरिक की वजह से। वो अल्जीरियाई मुसलमान था, उसने वहां पर अटैक किया। अब ये बताया जा रहा है कि वो जो है मानसिक तौर पर अस्थिर है। पहले तो उसकी पहचान छिपाई गई, ये कहा ही नहीं गया ये कौन है। अब कह रहे हैं कि साहब वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए उसने ऐसा किया। आप पता नहीं हकीकत क्या है। क्या ये इस मामले को ठंडा करने की कोशिश है कि अगर वो ये कह दिया जाए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कमजोर है, जहनी तौर पर बीमार है, तो ऐसा कह के क्या पब्लिक के गुस्से को ठंडा कर दिया जाएगा? क्या अगर ऐसा कर भी दिया जाता है तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या ऐसा करके आयरलैंड की सरकार एक नई मुसीबत को जन्म तो नहीं दे रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही है? अपने देश को मतलब किस तरह से कंट्री में इन्होंने आग लगाई। ये मैं वही फिर दोबारा उसी मुद्दे पर आता हूँ कि ये लोग पहले शरण लेते हैं। शरण लेते हैं अपने को पीड़ित बताकर और उसके बाद ये वहां नौटंकी शुरू कर देते हैं, वहां के सिस्टम को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। तो अब ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा सबक है। यूरोप के लिए सबक है। भारत में भी इस तरह की कई बार प्रॉब्लम होती हैं, तो भारत के लिए भी एक सबक है ये। भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। यहाँ तो भारत तो आतंकवादी हमले झेल चुका है। इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक जिहाद, इनके अभी परसों कश्मीर फाइट नाम के किसी संगठन ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी हमले की धमकी दी है, ये खबर आई थी, और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। तो भारत को भी बड़ा सचेत रहना है इससे। दुनिया के लिए एक सबक है, यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और भारत के लिए भी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।